हाय दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो चेंज हो गया है। तो जो आपका हिंदी साहित्य का जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें आपके जयशंकर प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा स्रक था, वो तो हट चुका है। अब उस श्रद्धा स्रक की जगह जो है आपका चिंता स्रक जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आज मैं है आपको चिंता सरक के बारे में बता रही हूँ। इसके जो पद हैं अपन उनकी व्याख्या देखेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी टीका है ना, कामायनी है, इन्होंने ये रचना लिखी थी 1935 में। ये कामायनी में 15 सरग हैं। अब सरग का मतलब होता है पाठ, अध्याय कि 15 पाठ है। 15 पाठों के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें पहला पाठ है चिंता, दूसरा आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा। ये सब इसके पाठ हैं। आपके जो सिलेबस में जुड़ा है वो चिंता सरग है। तो दोस्तों चिंता सरग में कहानी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो होती है, देखिए, जो जल पलावन की घटना, ये हिंदी में ऐसी मान्यता है कि ये सब जो संपूर्ण सृष्टि है वो मनु की संतान है। और जब महाप्रलय हुआ था तब जो संपूर्ण देव जाति है वो नष्ट हो गई थी। उसके नष्ट होने से एकमात्र मनु उस जल प्रलय में बचे थे। और फिर उधर श्रद्धा बची थी, तो उन दोनों की सभी संतान मानी जाती है। तो चिंता सर्ग में क्या है कि जब जल पलावन की घटना हुई उसके बाद में मनु अकेले बैठे थे। अब उससे पहले देवता लोग क्या करते थे, आराम मतलब रास लीलाओं में रत हो गए थे, सुख सुविधा से आराम से दिन व्यतीत कर रहे थे। उस पल को और उस पल को जब जल पलावन हुआ, उस दोनों पलों को याद करके व्यथित हो रहे थे। मतलब चिंता का मतलब चिंतित थे मनु, और हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए थे। तो जो मनु की जो मन स्थिति है वो यहाँ पे वर्णित की गई है। तो कामायनी का जो पहला पाठ है वो है चिंता, और चिंता सरग, सरग का मतलब पाठ होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे चिंता सरग। देखिए, ये पहला पद है आपका। देखिए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बेटशिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था। पल्ले पर वह, देखिए, हिम गिरी, हिम का मतलब तो होता है, देखिए दोस्तों अभी आपका सिलेबस चेंज हो गया है तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे तैयार करना है कि इन पदों को आप एक बार तो उतार ले। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब है, हिम का मतलब बर्फ होता है, गिरी का मतलब होता है पर्वत। देखिए, उतारना मतलब इन पदों को एक बार तो उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर ये दिख रहे हैं इनको कॉपी में उतार लो एक बार। फिर अब जो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, फिर उस अर्थ को सुन के आप अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, जल पलावन के बाद में जो मनु है वो मतलब वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मनस्थिति है, चिंतित बैठे हैं, उनका वर्णन किया गया है। हिमगिरी, हिमालय के ऊपर, उत्तुंग का मतलब ऊंचे, शिखर चोटी पर, बैठी शिला की शीतल छाया, शिला का मतलब चट्टान, शीतल का मतलब ठंडी छाया छाया। एक पुरुष कौन, मनु, भीगे नैनों से, आंखों से, नैन का मतलब होता है नेत्र, भीगे आंखों से आंसू निकल रहे थे, देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रलय का जो मतलब जल पलावन की घटना हुई थी उसको देख रहा था। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, कवि जयशंकर प्रसाद वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हिमालय की ऊंची शिखर के ऊपर एक चट्टान की ठंडी छाया में एक पुरुष जल पलावन की घटना को अपने भीगे हुए नेत्रों से देख रहा था। ये तो सीधा सीधा अर्थ है कि हिमालय के ऊंचे शिखर पर, हिमगिरी के उत्तु शिखर का मतलब है हिमालय के ऊंचे शिखर के ऊपर बैटशिला की शीतल छाया, एक जो चट्टान थी उसकी ठंडी छाया में एक पुरुष जो है वो बैठा हुआ था, भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, और अपने भीगे हुए नेत्रों से वो जल पलावन की जो दृश्य था उसको देख रहा था। इसमें यह है, मनु का नाम लेकर कवि ने ना एक पुरुष मात्र से व्यंजित किया है मनु को, ठीक है। इसमें कवि का लक्ष्य एक ये है कि वो प्रारंभ में ये ना एक रहस्य सा खोल देता है
उसमें कोई कला विद्यमान नहीं है। मनु जहाँ बैठे हैं वहाँ न तो पाले की बाढ़ की कोई हानि पहुंचा सकती है। उस शीतल छाया का मतलब ऐसा है कि वो एक छाया ऐसी है कि किसी प्रकार की कोई भी वहां पर आपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख दर्द मतलब जो जल पल्लावन की जो जल है, जो बाढ़ आ रही है ना, तो बाढ़ का पानी उस ऊंचे शिखर से उससे शिखर तक नहीं पहुंच सकता। शीतल छाया मतलब कि मनु जहाँ बैठे हैं वहां पर ना तो प्रलय की बाढ़ आएगी, ना ही उन्हें कोई हानि पहुंचा सकता। इसी प्रकार किसी अन्य प्रकार की असुविधा थी, वहां एक प्रकार से वे निश्चिंत होकर मतलब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, आराम से वो वहां पे बैठे थे। ये है आपका पहला पद। ये कामायनी का पहला पार्ट है और पहला पद यही है, यहीं से कामायनी की शुरुआत होती है। तो ये है आपका दूसरा पद। दोस्तों एक किताब है, इसमें मतलब दिखता नहीं है, तो देखिए। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। देखिए, नीचे मनु जहाँ बैठे थे, हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठे थे, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे तो नीचे जल विद्यमान था, ठीक है। ऊपर हिम था और ऊपर हिमालय के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। एक तरल था, एक तो नीचे तरल रूप में पानी प्रवाहित हो रहा था, और एक सघन और ऊपर सघन कठोर रूप में जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ था। एक ही तत्व की प्रधानता, और चारों तरफ वो एक ही तत्व है, जल ही था, एक तो तरल रूप में और जमे हुए रूप में। आज मनु के चारों तरफ उसी जल तत्व की प्रधानता थी, कहूँ उसे जड़ या चेतन। चाहे जड़ रूप में देख लो या जागरूक अर्थात प्रवाहित रूप में देख लो, मनु जहाँ बैठे थे वहां पर चारों तरफ जो है वो पानी की सत्ता विद्यमान थी। मनु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही जल के है ना दो रूप प्रतीत हो रहे, जड़ या चेतन। मनु क्या कह रहे हैं कि जड़ रूप में देख लो या चेतन रूप में देख लो, ईश्वर की जो सत्ता थी वो किसी भी रूप में देख लो, वो वहां पर ईश्वर ही जो जड़ है वो ही विद्यमान थी। और इस पद में जो मनु है ना, उन्होंने जो ये बात बताई है ना कि ऊपर जल था एवं जल था, ये वही बात है। जैसे देखिए, समझने के लिए जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसको उसके अलग अलग दो प्रकार बना सकते हैं। एक तो मिट्टी है और उसको आकार देकर अपन ने घड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। वैसे एक तो पानी जम रहा है और एक ऊपर बर्फ जम रही है, ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे तरल रूप में वो पानी बह रहा है। तो ये ईश्वर की सत्ता है। ये अगला पद है। थोड़ी सी समस्या आ रही है रे यार इसमें। हाँ देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, निर्वता सी सीला चरण से टकराता फिरता पवनमान। देखिए, स्तब्ध दूर दूर तक विस्तृत का मतलब फैला हुआ, हिम का मतलब बर्फ, स्तब्ध का मतलब रुक जड़ीबूत मतलब स्तब्ध रुक जाना, एक जगह ठहर जाना, उसी के हृदय के समान। पवनमान का मतलब यहाँ पर निर्वता सी शिला, निर्वता का मतलब वीरानता छाई हुई थी, और टकराता फिरता पवनमान, पवनमान का मतलब है पवन। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कवि कि दूर दूर तक विस्तृत हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान, कि दूर दूर तक चारों तरफ है ना बर्फ ही बर्फ जमा हुआ था, विस्तृत फैला हुआ था। स्तब्ध उसी के हृदय समान, की उसी के हृदय के समान दूर दूर तक जो है वो बर्फ जमा हुआ था। ठीक वैसे ही जिस प्रकार किसी व्यक्ति का कोई आकस्मिक वाक सुनने के बाद उसका हृदय एक जगह रुक जाता है। निर्वता सी शिला चरण में, शिला चरण टकराता फिरता पवमान। देखिए, निर्वता, वहां पर निर्वता मतलब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी। शिला चरण, शिला के मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर थी चारों तरफ से, मतलब वो बर्फ से ढकी हुई थी, और उनके पैरों से जब वो पवन टकरा रही थी, हवा टकरा रही थी, तो वो दृश्य ही अद्भुत था। मतलब चारों तरफ मनु के देख रहे हैं अपनी दृष्टि से कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था ऊंची चोटियों के ऊपर। और ठीक वैसे जिस प्रकार मनु जल पलायन की घटना के बाद मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और मतलब एक उनका हृदय एक जगह रुक सा जाता है और वे वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही वहां पर जो हवा चल रही थी वो मानो ऐसे चल रही थी मानो बड़ी बड़ी चट्टानों के चरण स्पर्श करते हुए वो चल रही है। अर्थात जिस प्रकार कोई दलित व्यक्ति होता है ना, वो बड़े राजनेताओं के है ना पैरों पड़ता है अपना काम करवाने के लिए, यहाँ पर वो जो बात थी ना वो ठीक ऐसे ही प्रतीत हो कि बड़ी बड़ी चट्टानें, हवा चल रही है, तो वो हवा है ना
उन चट्टानों हवा को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन चट्टानों से है ना, मतलब उनके चरण का मतलब पैरों में पड़कर आगे जाने का कोई रास्ता या मुक्ति, भाई हमें मुक्ति मिले ऐसी, मतलब मानो उनसे विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है, ऐसा इसमें प्रतीत हुआ है। कि दूर दूर तक विस्तृत था, हिम की चारों तरफ दूर दूर तक है ना विस्तृत हिमालय, मतलब बर्फ जमी हुई थी, और वो बर्फ ठीक वैसे ही एक जगह टिकी हुई थी जिस प्रकार मनु का रथ है उस जल वल्लवन की घटना को देखकर रुका हुआ था। निर्वता सी चारों तरफ वहाँ पर मतलब निर्वता छाई हुई थी, और चट्टान जो थी बड़ी बड़ी वो बर्फ से ढकी हुई थी। वहाँ हवा जो है वो चलने से, चट्टानों की वजह से हवा को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि उन चट्टानों के चरणों में गिरकर हवा जो है वो मुक्ति पाना चाहती है। ठीक वैसे जिस प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति होता है अपनी उन्नति करने के लिए बड़े राजनेताओं के पैरों पड़ता है, उनसे अपनी उन्नति की भीख मांगता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर ये दृश्य प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों आज अपन थोड़ा इतना ही देखेंगे। एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। सिलेबस चेंज हो गया है दोस्तों, अभी जो और भी अन्य कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको आगे से आगे लाइक करना, शेयर करना, उनको सब्सक्राइब करवाना, ताकि उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।